मैं आज ऐसे मानवा का एक्सप्लेनेशन करने वाला हूँ जिसमें स्टोरी बिल्डअप होने में थोड़ा सा टाइम तो लेता है, लेकिन कुछ ही चैप्टर आगे बढ़ने के बाद ये कुछ अलग ही ऑरा फील कराता है। स्टार्टिंग के सीन में हम लोगों को एक हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा एमसी बहुत ही ज्यादा बुरी हालत में होता है और उसको ट्रीटमेंट के लिए ले जा रहा होता है। कहीं पर दो पुलिसमैन को दिखाया जाता है जिसके वॉकी टॉकी में से आवाज आ रहा होता है, 6 लड़के और 2 लड़कियां। आई रिपीट, 6 लड़के और 2 लड़कियां। रिक्वेस्टिंग सस्पेक्ट कंफर्मेशन। आई विटनेस ने कहा है कि 8 लोग थे जो कि स्कूल ड्रेस में थे। कंफर्म हो चुका है कि ये ननगोन मिडिल स्कूल का यूनिफॉर्म है। एक पुलिसमैन वहाँ पर कह रहा होता है, क्या मिडिल स्कूलर? ये साले लड़के ये सब स्कूल वायलेंस से कहीं ज्यादा आगे है। वो लड़का एकदम मरने की हालत में था। ये पुलिसमैन हमारे एमसी के बारे में बात कर रहा था। हमारे एमसी का नाम होता है सियोंग। सियोंग अपना आंखें खोल रहा होता है और उसके सामने उसका आंटी खड़ी है। वो कहती है, सियोंग बेटे, क्या तुम उठ चुके हो? देखो देखो तुम्हारे आंटी आ चुकी है। लेकिन हमारा सियोंग जब भी आंखें खोलता है उसके सामने वो पुलिस वो आंखें खोल के उन लोगों को देखते हैं और डर के मारे कांपने लगता है और चीखने लगता है। डॉक्टर दौड़ता हुआ आता है और उसको एक इंजेक्शन लगा देता है जिसके बाद वो शांत हो जाता है। वो अपना आंखें फिर से बंद कर रहा होता है। आंखें बंद कर देता है। वो सुनता है कि वो आंटी कह रही है सियोंग 9 महीने से कोमा में है और वो अभी अभी उठा है। डॉक्टर वहाँ पर कहता है कि कोई बात नहीं, आप शांत हो जाइए, वो ठीक हो जाएगा। सियोंग सोते हुए कहता है कि क्या 9 महीने से मैं कोमा में था? उसके बाद सीन थोड़ा आगे आ जाता है जहाँ पर उसका आंटी उसके लिए एप्पल काटती हुए कहती है, तुम्हारे पापा सोचे थे कि तुम नहीं उठने वाले, लेकिन बहन ने कहा कि वो लोग खाल नहीं छोड़ेंगे। वो दोनों उन बास्टर्ड्स को कभी माफ नहीं करने वाले। चाहे कुछ भी हो जाए उन लोगों को पनिशमेंट मिलनी चाहिए। उन्होंने केस किया था फॉर प्रोसिक्यूशन। उनसे जितना हो सके वो उतना किए, लेकिन प्रोसिक्यूशन एंड जज दोनों ही उन पर प्रेशर दिए कि इस बात को सेटल कर लिया जाए। लेकिन तुम्हारे डैड ने कहा कि उन लोगों को पनिशमेंट मिलनी ही चाहिए। वो इस रिजल्ट को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किए और मैं भी। 8 लोगों की वजह से तुम आज इस कंडीशन में हो, लेकिन उन लोगों ने बस इस बात को सेटल करने के लिए कुछ $10,000 दे दिए, लेकिन बस उन लोगों को स्कूल से सस्पेंशन नहीं मिला। तुम्हारे डैड इस बात से बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो रहे थे। तुम जानते हो कि तुम्हारे मम्मी डैडी बहुत ज्यादा चुपचाप रहते हैं, बट वो लोग थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहे थे। वो लोग खुद से पोस्टर बनाए और लोगों को दिखाने लगे कि उनके साथ आ जाए। वो लोगों से जितना हो सके वो उतना किए, सब कनेक्शन यूज कर लिए, बट किसी को कोई परवाह ही नहीं था। जितने भी चीजें वो इंटरनेट पे पोस्ट किए गवर्नमेंट के द्वारा, वो पोस्ट इमीडिएटली बंद हो गए और टीवी और न्यूज़पेपर वाले भी इस खबर को नहीं डाल रहे थे। जो भी पुलिस ऑफिसर और बाकी सब मदद करना चाहते हैं वो सभी लोग सस्पेंडेड हो गए या फिर ट्रांसफर्ड हो गए। तुम्हारे पापा समझ गए थे कि वो लोगों के पास कितना ज्यादा पावर है। द पुलिस, प्रोसिक्यूटर, रिपोर्टर सभी लोगों को वो अपने पुतले की तरह नचा रहे थे और तुम कोमा में थे, जैसे कि कभी तुम उठोगे ही नहीं। और वो बास्टर्ड्स सस्पेंशन को उठा लिए और फिर से स्कूल जाने लगे। और तुम ही बताओ तुम्हारे मम्मी डैडी को वो कैसा फील हुआ होगा, जिसकी वजह से तुम्हारा डैड गन उनके सामने अपने ऊपर गैसोलीन डालने लगे। मेरी बहन मतलब तुम्हारी माँ उसके साथ भी वहाँ पर थी। फिर वो दोनों आग में लिपटे हुए थे। तुम्हारे पापा वहाँ पर चिल्लाकर सभी को बताने लगे ताकि लोग उन्हें सुने, लोग उनको समझे कि उन लोगों को पनिशमेंट मिलनी चाहिए। सियोंग की आंखें आंसू से भर गया था। वो अपने मन में ही सोचने लगा, नहीं नहीं, ये एक ड्रीम है, ये एक सपना है, सपना है, बस एक सपना है। मैं चाहता हूँ ये एक सपना हो। और इतने टाइम तक मैं सो रहा था और वो काफी बुरी तरह से रोने लगा था। वो बाद में जब क्लियरली सोच पा रहा था, बात कर पा रहा था, वो अपनी आंटी से पूछता है उसके बाद क्या हुआ। उसकी आंटी मन में बहुत निराशा लेकर कहती है कि तुम्हारे पापा जब आग में लिपटे हुए थे उसको वहाँ पर खड़े सभी लोग सेलफोन में रिकॉर्ड किए थे और वहाँ पर तुम्हारे माँ भी जलने लगे, लेकिन वो सभी बास्टर्ड्स जो डिजर्व करते थे उनको वो मिला। उन सभी 8 लोगों को जुवेनाइल डिटेंशन में भेज दिया गया और पुलिस, रिपोर्टर सभी लोग उन पर टूट पड़े एक पनिशमेंट की अपॉर्चुनिटी के लिए। वो सभी लोग प्रूफ वगैरह इकट्ठे करने लगे और उन लोगों को 6 महीने की जुवेनाइल डिटेंशन मिल रही थी, लेकिन रिपोर्टर्स एंड सिटीजन्स के द्वारा 6 महीने से 10 महीने तक लाया गया, 10 महीने से 1 साल और 1 साल से बढ़ाकर फाइनली 2 साल तक उन लोगों को जुवेनाइल डिटेंशन मिला। उन लोगों को पनिशमेंट तो मिला, लेकिन डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट एंड प्रिंसिपल और तुम्हें सपोर्ट करने सारे लोग फायर्ड हो गए, मतलब सस्पेंडेड हो गए। और उन सभी बास्टर्ड्स की पेरेंट्स रिपोर्टर्स के सामने आकर इन सब सिचुएशन के लिए माफी मांगने लगे। लेकिन प्रेस इतने से खत्म नहीं होने वाले थे क्योंकि उन लोगों के पास तुम्हारे पेरेंट्स का वीडियो था और तुम जब कोमा में थे तब तुम्हें प्रेसिडेंट मिलने के लिए भी आए थे, क्योंकि पब्लिक हमें यहाँ पर बहुत ही ज्यादा सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन वो लोग ऑर्डिनरी एंड एवरेज थे।
उन लोगों के पास कुछ भी नहीं था, सो वो लोग और कुछ नहीं कर पाए। लेकिन तुम्हारे पेरेंट्स ये स्टेप लेने के बाद बहुत कुछ कर गए। सीन वहाँ पर आगे शिफ्ट हो जाता है, जहाँ पर एक अपार्टमेंट के सामने दो लोग बात कर रहे हैं। वो आदमी कहता है हर महीने 2 तारीख तक आप लोगों को अपना रेंट मिल जाएगा, और कुछ भी अगर परेशानी हो, प्रॉब्लम हो, तो आप लोग हमारे मैनेजमेंट तक कांटेक्ट कर लीजिएगा। वो लेडी कहते अरे नहीं नहीं, इसकी कोई बात नहीं है, हमने अभी कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, तो हमें अपने ओनर से थोड़ा सा मिल लेना चाहिए। वो आदमी अचानक से सीरियस हो जाता है और कहता है नहीं, आप नहीं मिल सकती। अगर कुछ भी परेशानी हो हमारी मैनेजमेंट को बताना है, हम इसको सॉल्व कर देंगे। वो लेडी कहती है लेकिन हम अभी अभी आए हैं, और पहले अगर थोड़ा सा ओनर से बात हो जाती तो ये एक गुड मैनर्स होता। वो आदमी कहता है ओनर बाकी लोगों से नहीं मिल सकता, और मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, ये एक फेवर नहीं बल्कि एक एडवाइस है। ओनर इस बिल्डिंग के पूरे रूफ टॉप में रहेंगे, और आप लोगों के लिए ऊपर जाना सख्त मना है। आप लोग बिल्कुल भी ऊपर नहीं जा सकते। इवन 5th फ्लोर के बाद हम उसको ताला लगा देंगे। क्या मेरी बातें आपको समझ आ गई? वो लेडी कहते हैं हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। वो आदमी सीरियसनेस से फिर से वो हैप्पी फेस बना लेता है और कहता है बढ़िया है, तो फिर मैं चलता हूँ। हमें दिखाया जाता है वही रूफ टॉप के रूम में हमारा मेन कैरेक्टर सीवन है, जिसके चारों तरफ कचरा भरा पड़ा है और अपने वो कंप्यूटर में न्यूज देख रहा है। बाहर दरवाजे को कोई खटखटा रहा था, और ऐसे जैसे वो दरवाजे को तोड़ ही देगा। वो दरवाजा खोलता है और अंदर एक लेडी आती है। वो आकर ही कहती है तुम इस बिल्डिंग के मालिक हो तो तुम छत पर क्यों रहते हो? मैं अगर तुम्हारी जगह होते तो मैं यहाँ पर कभी नहीं रहती, और कभी तो लाइट ऑन कर लिया करो, ऐसे रहोगे तो तुम अंधे हो जाओगे। तभी वो लाइट ऑन करती है और देखता है कि चारों तरफ कचरे से भरा पड़ा है। मैं बता दूं वो एक नर्स जैसी है, और वही खाली इस रूम तक आ सकती है ताकि वो सियोन की हालत देख सके। वो कहती है तुम्हारे आर्म्स कैसे? सियोन कहता है थोड़ा दर्द कर रहा है। और तुम्हारे लेग्स, बैक, हेड? सियोन कहता है थोड़ा थोड़ा दर्द कर रहा है। वो ब्लड प्रेशर चेक करते हुए सियोन से कहता है अरे अभी तो सुधर जाओ, 2 साल हो चुके हैं, डॉक्टर और मैं अपनी लिमिट तक आ चुके हैं, और ऐसे सब कुछ नहीं चल सकता ना, ऐसे ही रहोगे तो तुम यहाँ पर बंद रह जाओगे। वो फिर जाते हुए कहती है जाओ फिर से स्कूल में जाओ, या फिर थोड़ा सा बाहर ही टहल लो, थोड़ा लोगों के साथ मिलो, और फिर वो यहाँ से चली जाती है। सियोन फिर से मोबाइल वगैरह चेक करता हुआ बेड पर लेट जाता है। तभी अचानक पृथ्वी से बाहर कहीं अंतरिक्ष से एक तलवार आकर उसके रूफ टॉप में गिरता है। एक एक्सप्लोजन के साथ वहां पर बहुत बड़ा एक आवाज होता है। सियोन अचानक से उठता है और कहता है कि ये क्या चीज था। वो बाहर जाकर देखने के लिए उठता है, और वो अपने मन में सोचता है कि क्या वो चोर था, और फिर वो लोगों की बातें सोचकर डरने लगता है। दरवाजा बहुत सारे लॉक से बंद था। वो सारे लॉक को खोलता हुआ दरवाजा खुलता है। वहाँ पर एक तेज रोशनी उसके सामने था। वो सामने देखकर हैरान हो जाता है। वो देखता है कि सामने एक बड़ा सा तलवार है जिसमें आग लिपटी हुई है। आग वहाँ पर बंद हो चुका था, और वो तलवार रूफ टॉप में धंसा हुआ था। सियोन वहाँ पर सोचता है कैसे, क्यों एक तलवार यहाँ पर कैसे? वो उस तलवार के सामने जाकर देखता है और कहता है ये एक गेम की तलवार जैसा है। पता नहीं इस गेम में उस तलवार का नाम क्या था, 200 स्वॉर्ड या फिर जुई हंडर, पता नहीं क्या, लेकिन लगता नहीं ये कुछ ज्यादा अंदर गया है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि ये यहाँ पर आया कैसे? यहाँ पर तो मेरा दरवाजा भी लॉक्ड है, कैसे और क्यों? ये सोचते सोचते उसका दिमाग खराब हो रहा होता है। तो फिर से अंदर चला जा रहा होता है, और वो कहता है जो भी हो छोड़ो जाने दो। वो सीधा जाकर बेड में लेट जाता है। कुछ देर बाद वो तलवार से ड्रम्स की आवाजें आने लगती है, जैसे कि वहाँ पर एक वार चल रहा है। सियोन अपने आंखें खोलता है और वो देखता है कि वो एक अलग ही प्लेस पर है, जहाँ पर चारों तरफ सिपाही बड़े पड़े हैं, और सामने की तरफ से डिमॉन्स आ रहे हैं, और उसके सामने एक सोल्जर खड़ा हुआ है, जिस सोल्जर के पास वही तलवार थी। अचानक सियोन को एक अलग ही प्रेशर महसूस होता है, जिसके बाद वो देखता है वो डिमॉन सारे मर चुके हैं और उनके ऊपर वो तलवार गड़ा हुआ है। सियोन अपने आंखों पर विश्वास नहीं कर रहा होता। वो आंखें खोलकर देखता रह जाता है, और वो अचानक देखता है कि वो अपने बेड में है। वो कहता है क्या ये एक सपना था? तभी वो बाहर से एक आवाज सुनता है। वो जाकर दरवाजा खोलकर देखता है कि वहाँ पर आग लग चुकी है। वो फिर दौड़ता हुआ जाकर सीधा बाथरूम में जाता है। वहाँ से वो टब में पानी लेकर आ रहा होता है, लेकिन वो टब उससे उठ नहीं रहा। वो पानी गिराते हुए वहाँ पर आता है और थोड़ा बहुत पानी वहाँ पर गिराता है, लेकिन इतने से पानी से वहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ। तो फिर से दौड़ के जाता है, और ऐसा करते करते वो फाइनली आग बुझा चुका था। वो बुरी तरीके से थक चुका था और उसका शरीर बहुत ज्यादा दर्द कर रहा था, लेकिन वो तभी साइड में देखता है कि वहाँ पर टैप के साथ पाइप भी लगा हुआ है, जिसमें से वो पानी दे सकता था ऐसे ही।
फिर वो सोने चला गया। रात के 12 बज गए थे। फिर से वो नींद से उठा क्योंकि बाहर से आवाजें आ रही है। वो बाहर जाकर देखता है कि तलवार में फिर से आग लगी पड़ी है। वो टैप को ओपन करके पाइप से पानी देता है। वो ऐसा करते करते थक चुका था। वो रूम में जाकर जैसे ही बेड में पड़ता है तो फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है कि बार बार ऐसा हो रहा है, उस पर आग लग जाता है और बार बार जाकर वो पानी से निभाता है, जिसकी वजह से वो बाहर ही चेयर लेकर बैठा रह गया। हाथ में उसका पाइप था। जब भी उस स्वॉर्ड से आग लगने वाली होती है वो पाइप से पानी फेंक देता है और बार बार वो ऐसा करते रहता है। वो कहता है कैसा लगा बताओ। और फिर वो रूम में जाकर कंप्यूटर में कुछ सर्च करने लगा और उसको वो मिल गया। वो मिलने के बाद इस चीज को इस्तेमाल करने के लिए वो स्वॉर्ड के सामने जाता है। उसके हाथ में चॉपस्टिक से एक क्रॉस बना हुआ था और दूसरे हाथ में स्प्रे की बोतल। वो स्वॉर्ड के सामने जाकर कहता है नेम ऑफ द फादर एंड द सन द होली गोस्ट आमीन। और ये ले। वो इस क्रॉस को दिखाते हुए स्प्रे की बोतल उस तलवार पे मारता है जैसे उस तलवार में भूत है। तभी उस तलवार में आग लग जाती है और वो चीखने लगता है। वो पूरी रात सोया नहीं। वो ऐसा ही करता रहा सुबह तक। लास्ट में उससे और सहा नहीं गया। वो उस बोतल से उस तलवार पे मारता है। उसको तभी पता चलता है कि सुबह की वक्त उस तलवार में आग नहीं लगती। वो अपने मन में सोचता है दिन में तो यहाँ पर आग नहीं लगती, लेकिन रात में फिर से मुझे ये सब करना पड़ेगा। और वो फ्रस्ट्रेटेड होने लगता है और वो कहता है इसको तो आज मैं खत्म ही कर दूंगा। वो रूम के अंदर से हथौड़ा वगैरह लेके आता है। वो एक लंबी सी सांस लेता है और उस हथौड़े से उस तलवार पे मारता है, लेकिन उस हथौड़े के उस पे लगते ही हथौड़ा टूट जाता है और सीधा उड़कर जाकर दीवार पे लगता है। सियोन इस तलवार को देखता रह जाता है। फिर वो फिर से रूम के अंदर जाता है और एक लेके आता है बेसबॉल बैट। वो उस बेसबॉल बैट से उस तलवार पे मारता है, लेकिन वो बेसबॉल बैट उड़ता हुआ उसके सर पर ही आ गिरता है। वो गिरते ही रोते रोते उस तलवार को गाली दे रहा होता है। वो उठता है और उस तलवार के सामने जाता है। उसको पकड़ते हुए कहता है आज मैं इसको निकाल कर आऊंगा। लेकिन जब भी उस तलवार को वो पकड़ता है उसके अंदर से फिर से फ्लेम आ जाता है। सियोन वहां पर सोचता रहता है अरे ये क्या हो रहा है, अभी तो रात भी नहीं हुआ, यहाँ पर आग कैसे लग रही है। तभी वो देखता है कि उसमें से एक रोशनी जैसे आग का गोला ऊपर उठता है और सीधा आकर सियोन में समा जाता है। सियोन के अंदर जैसे बहुत सारी इमोशंस, मेमोरीज एक साथ बहुत ज्यादा तरीके से इफेक्ट हो रहे थे और उसको ऐसा लगता है कि उसका सर अभी फटने वाला है। और तभी वो बेहोश हो जाता है। बेहोश होकर जब भी वो गिर रहा था उसके हाथ से वो तलवार भी निकल जाता है। कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ लेडीज लोग बात कर रहे थे कि कल रात बहुत ज्यादा आवाजें रूफटॉप से आ रही थी कि उन आवाज की वजह से वो लोग ठीक से सो भी नहीं पाए। और 5th फ्लोर के बाद वहां पर ताला भी लगा हुआ है जिसकी वजह से वो ऊपर भी नहीं जा सकता और वो लोग मैनेजमेंट के खिलाफ भी नहीं जा सकते। फिर से सीन में सियोंग को दिखा जाता है जो कि अभी बेहोशी से उठ चुका था। वहां पर बैठा हुआ वो अपने मन में कह रहा होता है वो सब क्या एक ड्रीम था? नहीं, ये ड्रीम नहीं हो सकता। वो सब पूरी तरीके से रियल लग रहा था, जैसे वो एक मेमोरी हो। वो उसके अंदर सभी तरीके से इमोशंस फील कर रहा था। तभी वो साइड में देखता है कि उसके हाथ में वो तलवार निकल के आ चुकी थी और फिर वो शौक में आ जाता है क्योंकि वहाँ पर वो तलवार गड़ी हुई थी। उसका कोई निशान भी वहाँ पर नहीं रहा था और ये पहले से काफी ज्यादा लंबा भी लग रहा था। वो रूफटॉप में इतना ज्यादा धंसा हुआ था कि वो समझ ही नहीं पाया कि ये तलवार इतना ज्यादा लंबा भी हो सकता है। वो उस तलवार को अपने दोनों हाथों से बड़ी मुश्किल में उठाता है, लेकिन वो उसको खड़ा नहीं रख पाता। वो तलवार लेके फिर गिर जाता है। वो तलवार उसके ऊपर ही गिरा था। किसी तरह से वो तलवार दीवार के सहारे रखता है और वो उस तलवार को छूता है और कहता है द वॉर स्वॉर्ड। इस तलवार का यही नाम है। मैंने सुना है अपने मन में किसी ने इस तलवार को यही बुलाया था। इस तलवार की मदद से अकेला एक बंदा पूरी सभी को खत्म कर देता है, लेकिन मैं ऐसा क्यों हूँ? उसके मन में आवाज आता है इम्पोर्टेंट ये है कि तुम अपनी जगह से हिले नहीं, तुम बिल्कुल भी नहीं बदले, तुम खुद से नहीं मुड़े, तुम टूटे भी नहीं अपनी साहस और लड़ने की इच्छा में। फिर सियोंग इस तलवार को बड़ी मुश्किल से पकड़ता है और वो अपना आंखें बंद करता है। आंखें बंद करते ही अपने मन में उस योद्धा की तरह इस स्वॉर्ड को फ्रीली घुमाता है। वो अपने मन में कह रहा होता है मुझे बस इस स्वॉर्ड को फ्रीली घुमाना है, जैसे मैं इमेज अपने मन में देख रहा हूँ। और फिर वो अपना आंखें खोलता है। मन में जैसे उसने फ्रीली इस स्वॉर्ड को घुमाया था उसी तरह से घुमाने की कोशिश करता है, लेकिन भारी होने की वजह से वो स्वॉर्ड को घुमा के टाइम छोड़ देता है और वो अपने खुद के सर पर ही उससे मार देता है। और साथ ही साथ उसके हाथ वगैरह भी फ्रैक्चर हो चुके थे। वो उस नर्स को बुलाता है जो आकर उससे पट्टी वगैरह बांध देती है। उसके बाद वो दोनों इधर उधर की कुछ बातें करने के बाद वो यहाँ से चली जाती है। वो नर्स जाने के बाद सियोंग अपनी तलवार को बेड के नीचे से खींचता हुआ निकालता है और अपने बेड के ऊपर रखते ही, लेकिन उसका हाथ बहुत ज्यादा दर्द कर रहा होता है। तभी वहां से एक आवाज आता है बहुत अच्छे शुरुआत है। एक बंदा जो कि कभी नीचे नहीं गिरा वो कभी भी ऊपर उठ नहीं पाएगा।
सियोंग ये बातें सुनने के बाद इधर उधर देखने लग जाता है कि कौन है, आखिर यहाँ पर कौन बात कर रहा है। उसे ये आवाज थोड़ा सा फेमिलियर लग रहा है, जैसे वो पहले भी ये आवाज सुन चुका है। वापस फिर आवाज आता है, जब तुम छोटे हो तभी गिरने में अच्छा होता है, अगर बड़े होने के बाद तुम गिरने लगे तो ये बात बहुत एम्बेरसमेंट हो जाती है। सियोंग अपने सर को पकड़ के कह रहा है, ये सब क्या हो रहा है आखिर। फिर से आवाज आ रहा होता है, पावर तक जाने के लिए रास्ता एकदम सिंपल है, तलवार के साथ दौड़ो और उसको स्विंग करो जब तक तुम पूरी तरीके से थक नहीं जाते, तुम्हें बस इतना ही करना है। फाइनली ये आवाज आना बंद हो जाता है। वो अपने मन में सोचता है, स्विंग द स्वॉर्ड, इसका आखिर मतलब क्या है, मैं आखिर ऐसा करूंगा तो ताकतवर कैसे बनूंगा। वो अपने कंप्यूटर में 200 स्वॉर्ड का कुछ ट्यूटोरियल देखता है, जिसे देखने के बाद वो भी मन में सोचता है कि वो ऐसा ही कर रहा है। सियोंग फिर वही बातों को याद कर रहा होता है। पावर को हासिल करना बहुत ही ज्यादा सिंपल है, स्वॉर्ड के साथ दौड़ो, उसे स्विंग करो जब तक तुम पूरी तरीके से थक नहीं जाते, तुम्हें बस इतना ही करना है। तभी वो मोटिवेटेड फील करता है और उसे करने के लिए राजी हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है और वो नर्स रेगुलर चेकअप के लिए सियोंग को देखने के लिए आती है। वो कहती है, ऐसा कैसे हो सकता है, तुम्हारे जो हाथ में जो फ्रैक्चर थे उसे हील होने में कम से कम 3 वीक्स का तो टाइम लगने ही वाला था, लेकिन ये ऑलरेडी इतना ज्यादा हील हो गया। सच बताओ, तुम मुझसे छुपाकर कोई मेडिसिन तो नहीं ले रहे। सियोंग वहां पर कुछ भी नहीं कहता। वो कहती है, सो फिलहाल अभी मैं जा रही हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अपना हाथ हिला पा रहे हो तो तुम कुछ भी करोगे, ज्यादा कुछ बिल्कुल भी मत करना। सियोंग फिर उसको हाथ से इशारा करके जाने के लिए कहती है। नर्स उसके बाद उसे गुस्से में देखकर वहां से जाने लगती है। सियोंग फिर देखता है वो चली जा चुकी है। वो उठ जाता है। उठते ही वो अपने हाथों को देखता है और कहता है, बोरा दीदी ने कहा है, बोरा मतलब उस नर्स की बात कर रहा है वो, बोरा दीदी ने कहा है कि ये हील होने में कम से कम 3 वीक्स का टाइम लगेगा, लेकिन ये इतना ज्यादा हील हो गया, अगर ऐसे ही चलता रहा मुझे ताकतवर होने में कोई नहीं रोक सकता। फिर से वहां पर आवाज आता है, लोहा जब गर्म होता है तभी उस पर मारा जाता है, तो उसको ठंडा होने मत दो, जल्दी से तैयार हो जाओ और इस प्लेस को जल्दी से छोड़ो और बाहर जाओ। सियोंग भी ये बातें सुनकर कहता है, हाँ हाँ जा रहा हूँ। कितना ज्यादा बकबक करता है ये। उसके बाद फिर आवाज आता है, ऐसे इसको स्विंग करना जैसे कि तुम्हारा लाइफ डिपेंड हो इसमें। सियोंग इस तलवार को लेकर बाहर जाता है। वो सीधा तलवार को पकड़ता है और उसको उठाने की कोशिश करता है, लेकिन कमजोरी की हालत में वो उठा नहीं पाता। वो कहता है कि ये तो बहुत ही ज्यादा भारी है, लगता है इसको उठाने से पहले मुझे अपना स्ट्रेंथ और स्टेमिना बढ़ाना पड़ेगा, मुझे बाहर जाकर दौड़ना पड़ेगा, लेकिन मैं 2 सालों से अभी तक बाहर नहीं गया और खुद पर डाउट भी है कि मेरे पास दौड़ने के लिए स्टेमिना भी है क्या। सो मैं इसको बाद में कर लूंगा, हाँ मैं बाद में कर लूंगा। लेकिन मेरी मेमोरी में वो बंदा, वो सिर्फ 12 साल का था, वो इस स्वॉर्ड को लेके 12 घंटे लगातार दौड़ रहा था। खाता है और दौड़ता है, खाता है थोड़ा और दौड़ता है। उसके बाद वही सोचता हुआ सियोंग के अंदर भी मोटिवेशन आ जाता है। वो उस तलवार को अपनी पीठ पर बांधता है और पुशअप देने के लिए रेडी हो जाता है। वो अपने मन में कहता है, आखिर मैं कितना ज्यादा पुशअप दे सकता हूँ, लगता है मैं 30 तो आसानी से दे सकता हूँ, लेकिन मैंने कभी भी एक्सरसाइज नहीं किया और इस हैवी तलवार के साथ मैं 10 तो दे ही पाऊंगा शायद। और फिर वो पुशअप देने के लिए रेडी हो जाता है और बात ऐसी है कि एक भी पुशअप उससे नहीं हो पाता। फिर से उसके कानों में वही आवाज गूंजता है, तलवार के साथ दौड़ो, उसे स्विंग करो जब तक तुम पूरी तरीके से थक नहीं जाते, तुम्हें बस यही करना है। फिर वो उठता है और रूम में जाकर थोड़ा सा नूडल्स खा लेता है। रात वहां पर हो चुकी होती है और वो कहता है, शायद अभी बाहर कोई नहीं होगा तो मुझे अभी दौड़ लगाना चाहिए। वो रेडी हो जाता है और कहता है, ऑल राइट, तो चलो चलते हैं। वो दरवाजा खोलता है और सोचता है कि सबसे पहले सीढ़ियों से शुरू करते हैं, क्योंकि बाहर जाना डेंजरस हो सकता है। उसने कहा था कि तब तक दौड़ते रहो जब तक तुम पूरी तरीके से थक नहीं जाते। और फिर वो कांपते हुए एक साइड का सीढ़ी उतरता है और वो उतरते हुए कहता है, बस इतना सा सीढ़ी उतरने के बाद ही मुझे ऐसा लग रहा है मेरा बॉडी पूरी तरीके से फट रहा है। और तभी वो तलवार साइड में लग जाता है, जिसकी वजह से वो टप्पा खाता हुआ गिर रहा होता है। दिमाग में वही आवाज बार बार गूंज रहा था। वो कहता है कि अब मैं हार नहीं मान सकता, मुझे ये करना ही पड़ेगा। वो धीरे धीरे करके सीढ़ियों से उतरता है और फिर ऊपर उठ जाता है और ऐसा करते करते वो बहुत बार कर रहा होता है, थोड़ी थोड़े टाइम के लिए। 4 बार अच्छे से राउंड देने के बाद वो ऊपर आ जाता है। वो बहुत ज्यादा थक चुका था। वो कहता है कि अब मैं और नहीं कर सकता, मैं पूरी तरीके से अभी थक चुका हूँ। उसने तो ऐसा ही कहा था कि पूरी तरीके से जब तक थक नहीं जाते तब तक रुकना नहीं है। लेकिन तभी उसके दिमाग में उन सभी बुलिस का ख्याल आता है। उसके अंदर जैसे एक आग लग रहा है। वो कहता है, और एक बार, और वो फिर से उसे करने के लिए सीढ़ियों में जाता है। और ऐसा करते करते कुछ हफ्ते बीत जाता है। सियोंग स्वॉर्ड को लेकर ही सो रहा था। उसे तभी भूख लगती है और वो कुछ खाना बनाता है। और वो अपने मन में सोच रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे भूख लगती है और मैं खाना भी खाता हूँ,
लेकिन मेरी भूख मिटती नहीं है। वो खाना बनाते हुए भी अपनी ग्रिप स्ट्रेंथिंग एक्सरसाइज कर रहा होता है। मतलब यहाँ पर सियोंग थोड़ा सा अलग तो दिख रहा है। वो खाना वगैरह खाने के बाद बाहर जाकर फिर से पुशअप देने लगता है और पहली बार तो वो एक भी नहीं दे पा रहा था, लेकिन अभी स्वॉर्ड के साथ ही वो 100 पुशअप दे देता है। और वो ये देने के बाद वो थोड़ा सा रेस्ट करता है, लेकिन तभी आवाज आता है। एक्सरसाइज के बीच में जितना तुम कम रेस्ट करोगे उतना ही ज्यादा हार्डर तुम्हारे स्किन और मसल्स ट्रांसफॉर्म होगा। अपने मूवमेंट के बैलेंस पे शांति पाए और उससे होने वाले दर्द में परम आनंद पाए। सियोंग ये बातें सुनने के बाद वो फिर से जाकर दौड़ने लगता है और इस बार वो 8 बार राउंड लगाता है। राउंड लगा कर आने के बाद वो स्वॉर्ड को स्विंग करता है और वो भी 100 बार। फिर से वहां पर आवाज आता है, धीरे धीरे तलवार को स्विंग करो और इतना ज्यादा स्लो कि देखने में बोरियत महसूस हो। लेकिन अगर तलवार का टिप थोड़ा सा भी कांपने लगे तो वो काउंट नहीं होगा। सियोंग वो बातें सुनने के बाद ऐसा ही करता है। फिर से वहां पर आवाज आता है, इसे करने के पीछे तुम्हारा पर्पस क्या है? तुम क्या करना चाहते हो? आखिर तुम्हारा गोल है क्या? वो तलवार को स्विंग करता हुआ याद करता है वो सीन जब उसके पेरेंट्स मारे गए थे। वो तड़पता हुआ मेमोरी को याद करते कहता है, मेरा बस एक ही गोल है और वो है रिवेंज, उन लोगों से बदला लेना है। थोड़ा सा टाइम शिफ्ट होता है और सियोन बेड पे लेटा लेटा रो रहा होता है और वो तभी उठता है। बाहर वो नर्स चुपके चुपके उसे सरप्राइज देने के लिए आ रही होती है। सियोन उठकर दरवाजा खोल देता है। बोरा कहती है, हाँ आखिर तुम्हें पता कैसे चला कि मैं यहाँ पर आई हूँ? वो अंदर आकर फिर से उसका चेकअप करने लगता है। वो उसका ब्लड प्रेशर चेक करता है और वो पूछती है कि तुम्हारा हाथ कैसा है? सियोन कहता है थोड़ा सा दर्द कर रहा है और वो पूरी बॉडी के बारे में पूछती है। सियोंग फिर कहता है कि थोड़ा थोड़ा दर्द कर रहा है। मतलब सियोंग पहले जैसे ही जवाब दे रहा होता है। बोरा ये सब फिर से सुनने के बाद चिढ़ जाती है। बोरा कहते हैं कि ये सब करने की अभी जरूरत नहीं, तुम पहले से बहुत ज्यादा रिकवर हो चुके हो, तो अब तो तुम्हें स्कूल जाना ही पड़ेगा। तुम्हें प्रॉपर्ली स्कूल जाना पड़ेगा, वहाँ पर फ्रेंड्स बनाना पड़ेगा और ध्यान रखना पड़ेगा कि फिर से तुम्हें पुलिस तंग ना करे। लेकिन तुम्हें अभी बुली करेगा ही कम। ये सब सुनने के बाद सियोंग को गुस्सा आ रहा होता है और तभी वो उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और कहता है, मैं फिर से स्कूल नहीं जाने वाला। क्या तुमने सुना मैंने क्या कहा? लेकिन बुरा तभी कहते हैं, हे सियोंग, तुम इतने ज्यादा लंबे कब हो गए? तुम तो मुझसे भी ज्यादा छोटे थे और मैंने पहले नोटिस भी नहीं किया। तुम्हारे मसल्स भी बढ़ गए हैं। तुम आखिर यहाँ पर करते क्या हो? हाँ मैंने सुना है कि किड्स बहुत ज्यादा फास्ट ग्रो करता है, लेकिन इतना ज्यादा? हाँ देखो तुम्हारे मसल्स भी कितने बढ़ गए हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है और उसका ट्रेनिंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो आवाज बैकग्राउंड में बातें कर रहा है। अपने दिल को मजबूत बनाकर ओवरवेलमिंग पावर को पकड़ो। वो लोग गधे हैं जो अपनी सीमा में ही सीमित रहते हैं और खुद को स्ट्रॉन्ग एंड वीक में विभाजन कर लेते हैं। जो लोग ऐसे ही नीचे रहते हैं उन लोगों से ऊपर जाने की कोशिश करो। फिर भी आकाश और सूर्य अनेक नहीं है, बल्कि वो एक ही है, जिसकी वजह से वो लोग कभी पावर के लिए संघर्ष नहीं करते। तलवार का आशीर्वाद, विश्वास का साथ, दौड़ते दौड़ते जब तक तुम थक नहीं जाते और अपने लिमिट को पार नहीं कर लेते, तब तक तुम अपने पावर को नहीं पा सकते। बिना रुके 10,000 बार स्वॉर्ड को स्विंग करना पड़ेगा ताकि तुम्हें स्वॉर्ड का आशीर्वाद मिले। जब अदम्यता की प्रतिज्ञा और तलवार की आशीर्वाद एक हो जाते हैं तो विश्वास अपने आप ही तुम्हारे बॉडी में जागृत हो जाते हैं। सियोंग तभी अपने मन में सोचता है, मैं तो अभी तक उस बंदे के सामने कुछ भी नहीं हूँ, मुझे और ज्यादा ट्रेन करना पड़ेगा। तभी 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर 21st प्रेसिडेंट जांग चंगचुएल टीवी पर भाषण दे रहा था। भाषण खत्म होने के बाद कोई उसके कान में आकर कहता है, सिंजुन ग्रुप से प्रेसिडेंट ली का कॉल आया है। वो कॉल पर चंगचुएल को कांग्रेस कर रहा होता है, क्योंकि अभी वो पुलिस मतलब उन लोगों की औलादे जुवेनाइल डिटेंशन से बाहर आने वाला था, क्योंकि 2 साल अभी बीत चुके हैं। सियोंग टीवी में ये सब देख रहा होता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और उन 8 में से 6 बंदों को दिखाया जाता है। इन तीनों का नाम होता है जुनहो, यूजिन और सुहू, और ये तीनों होता है हेयुन, दाहुन और चंगसू। तभी जुनहो चंगसू को कहता है, क्या तुमने पता लगाया? चंगसू कहता है, हाँ यार, उसको ढूंढना इतने भी कोई बड़ी बात नहीं थी। जुनहो कहता है, तुमने अच्छा काम किया। चंगसू फिर कहता है, क्या तुम कुछ मजेदार करने की सोच रहे हो? जुनहुक कहता है, ऑफ कोर्स, तुम्हें क्या लगता है हम जो इतनी टाइम से ये सब सह रहे थे वो किसकी वजह से है? और उसको तो थैंक यू कहना ही पड़ेगा हमको। सीन शिफ्ट होता है और सियोंग को दिखाया जाता है, जो कि अपने आंटी से बात कर रहा था। आंटी फोन में कह रही होती है, सियोंग बेटा, क्या तुम श्योर हो कि तुम स्कूल नहीं जाओगे? सियोंग कहता है, मैं वहां पर जाना नहीं चाहता। आंटी कहती है कि तुम हमेशा ऐसे ही नहीं रह सकते ना, वो सब छोड़ो,
क्या तुम हमारे साथ रहना चाहोगे? ये बेटर होगा अगर हम सब एक साथ रहे। सियोंग कहता है, मैं ये बाद में सोचूंगा क्योंकि मैं अभी भी इस दुनिया से डरता हूँ। आंटी कहती है, मैं ये समझ सकता हूँ, तुम्हारे ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर होगा, लेकिन तुम अपना हेल्थ के बारे में ध्यान रखना, ठीक है? मैं बाद में बात करती हूँ तुमसे। और फिर वो फोन रख देती है। सियोंग मन में अभी कहता है, आंटी तुम बस देखते जाओ मैं उन लोगों को क्रश कैसे करता हूँ। तभी उसके अपार्टमेंट के नीचे एक बंदा आकर खड़ा हो जाता है जो कि सूट बूट में था और वो कहता है, हाँ मैं अभी लोकेशन में हूँ और जैसे कि हमने जाना है यहाँ पर कोई भी एंटर नहीं हो रहा या फिर जा भी नहीं रहा। हमने बहुत बार इस लोकेशन को ऑब्जर्व किया है लेकिन इस जगह पे कोई आया भी नहीं और गया भी नहीं। हमने डिलीवरी पोस्ट का भी इस्तेमाल किया था लेकिन यहाँ से कोई भी रेस्पॉन्स भी नहीं मिला। हम ये कॉन्फर्म नहीं हो पाए कि टारगेट यहाँ पर है या फिर नहीं। तभी दिखाया जाता है कि वो आदमी किससे बात कर रहा था। वो उस पीले वाले से बात कर रहा होता है। जुनहोक इस पीले वाले से कहता है, हाँ यार तुम लोग क्या कर रहे हो, एक छोटे चूहे की पिक्चर भी तुमसे लिया नहीं जा रहा। वो पीला वाल कहता है, जुनहुक तुमको मैं बता चुका हूँ, वो हरामी एक बार भी उससे घर के बाहर नहीं आया। जुनहुक उस अपार्टमेंट की पिक्चर लिए हुए देखता है और कहता है कि ये छोटा चूहा क्या कहीं भी नहीं जाता, ना ही स्कूल ना ही आउटसाइड। ऐसा करके वो क्या करना चाहता है? वो पीला वाल कहता है, मे भी हम लोगों को अंकल से बात कर लेने चाहिए इस बारे में। जस्ट हम लोग रश करके ताला खोलेंगे और उस चूहे को बाहर निकल कर अच्छे से मजा लेंगे। तभी जुनहुक हंसते हुए चंगसू को गले लगा लेता है और कहता है, अरे तुम्हारे अंदर तो बहुत सारे आइडिया है, इसीलिए तुम्हें मैं पसंद करता हूँ। फिर जुनहुक कहता है, अगर हम लोग ऐसा करेंगे तो हमारे लेवल को थोड़ा सा राइज करना पड़ेगा क्योंकि पता नहीं सुहुन आखिर प्लान क्या कर रहा है। और क्या तुम्हें सच में लगता है कि सुहुन सुजुन के साथ जापान आएगा ताकि वो चूहे से मजा ले पाए? और ली सुहुन उसको याकुजा की तरफ से इनविटेशन मिला है। वो और सुजुन जापान में रहते रहते वहाँ पर कुछ फ्रेंड्स बनाया है और उनके पेरेंट्स ही याकुजा है। और सुयुन चाहता है कि उसको हम लोग एक बढ़िया सा प्रेजेंट दे। सियोन वहाँ पर अपने फोन में उनके सारे फोटोज वगैरह देख रहा होता है जहाँ पर कैप्शन में लिखा हुआ है, सुयुंग और सुजुंग जल्दी आ जाओ, हम कब से इस दिन का वेट कर रहे हैं। सियोंग भी ये देखकर फोन रखता हुआ कहता है, मैं भी जल्द आ रहा हूँ क्योंकि मैं भी तुम लोगों से मिलने के लिए बहुत ही ज्यादा बेकरार हूँ। सो अभी सियोंग के फेस को देख के लगता है वो काफी ज्यादा अभी चेंज हो चुका था। वो दोनों ही फाइनली एयरपोर्ट पे आ चुका था। सिंजिन ग्रुप का बोर्ड चेयरमैन ली जोजांग का बेटा ली सुयुंग और 21st प्रेसिडेंट इलेक्ट का बेटी जंग सुजुंग, उन दोनों के साथ ही हमने फाइनली जान लिया कि ये 8 लोग कौन थे जिन्होंने सियोंग का इतना ज्यादा बुरा हाल किया था। तो अभी हम कार में 2 बंदों को देखते हैं जो कि सियोंग को ठिकाने लगाने जा रहा होता है। वो लोग कह रहे होते हैं एक मिडिल स्कूलर जो अपने स्कूल भी कंप्लीट नहीं किए उसके लिए क्या ही स्पेशल केयर लगेगा, और वो ऐसे बेकार काम के लिए गुस्सा करने लगता है। वो लोग उसके अपार्टमेंट के सामने आ चुका होता है। जो बंदा कार चला रहा है वो कहता है, तो चलो जल्दी से काम निपटा लेते हैं। दूसरा बंदा कहता है, आखिर तुम्हें आने की क्या जरूरत, मैं ही कर लूंगा। आखिर तुम मेरे साथ जाकर क्या ही करोगे, क्या तुम ताला खोलने वाले हो? सिर्फ छोड़ो ये सब, मैं ही कर लूंगा और मैं बहुत ज्यादा अभी गुस्से में हूँ, मैं उसको पीट कर यहाँ पर जल्दी लाता हूँ। वो टकला बंदा कहता है, हाँ हाँ जो भी करना है कर लो, जल्दी जाओ। वो बंदा सीधा ऊपर चला जाता है, दरवाजा खोलता है और कहता है, क्या यहाँ पर कोई रहता भी है? मैं यहाँ पर अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ शायद। आखिर इस टाइम में ऐसा कौन सा घर है जिसके घर में एक खिड़की भी नहीं है? पिक्चर में तो देखा था छत के ऊपर एक विंडो भी है। सो मैं उसी से अंदर जाता हूँ। तभी वहाँ पर वो देखता है कि दरवाजा अपने आप खुल जाता है। वो अंदर झांकता है, देखता है कि वहाँ पर कोई भी नहीं है और कहता है यहाँ पर बहुत ही ज्यादा अंधकार है। कुछ देर बाद नीचे का वो टकला बंदा अपना टाइम को देखता है और कहता है, आखिर वो इतना टाइम तक क्या कर रहा है? वो कुछ ज्यादा तो नहीं कर रहा? अभी तो मुझे भी गुस्सा आ रहा है। और वो भी ऊपर चला जा रहा होता है। वो ऊपर आकर देखते है कि दरवाजा खुला है। वो दरवाजे जब झांकता है तभी एक हाथ आकर उसके फेस को पकड़ लेता है और उसको अंदर बहुत ही बुरी तरीके से खींच लेता है। टाइम आगे बढ़ जाता है। रात से अभी सुबह हो चुका था। नीचे कुछ पुलिस ऑफिसर कार को देखकर आकर रुकते हैं और कहते हैं, यहाँ पर आकर पार्किंग कॉल कर गया। वो लोग यहाँ पर टाइम टू टाइम आते हैं क्योंकि ऊपर से ऑर्डर आया कि इस प्लेस को ध्यान रखा जाए, मतलब कि चेक करा जाए कि क्या हो रहा है। वहाँ पर वो पीले बाल वाला और जुनहुक कहता है, सुबह के 11 बज चुके हैं, अभी तक उन लोगों का फोन नहीं आया। वो लोग आखिर क्या कर रहे हैं? मतलब कि उन दोनों बंदे को इन दोनों ने ही भेजा था। पीले बाल वाला मतलब कि चंगसू अपने अंकल को कॉल लगाता है और वो उससे कहता है कि वो दोनों अभी तक नहीं आए, वो दोनों इस काम में नए आए हैं क्या? वो अंकल कहता है कि रुक जाओ, मैं चेक करके तुमको बताता हूँ। चायुंग फोन में कह रहा होता है, जल्दी करो, अगर मुझे पता होता कि ऐसा होने वाला है तो मैं अंकल चंग यूंग को कॉल लगाता। वो बात सुनकर अंकल गुस्सा हो जाता है और फोन रखता हुआ कहता है,
आखिर वो दोनों कर क्या रहे हैं। उन दोनों की फोन में ही कॉल आ रहा होता है, लेकिन वो दोनों ही अभी कॉल उठाने की हालत में भी नहीं है। वो दोनों ही टूटा फूटा फ्लोर में पड़ा होता है और उन दोनों के सामने ही सियोंग खड़ा हुआ है। वो अंकल उन दोनों की बॉस को कॉल लगाता है और कहता है, आखिर तुम्हारे बंदे कर क्या रहे हैं। तुम्हें मैंने कल छोटा सा काम दिया था, जल्दी से उन दोनों का पता लगाओ और उसको मेरे पास जल्दी से लेकर आओ। और ये होता है उन दोनों का टीम लीडर, जिसका नाम है योम डोंग सुक। और फिर वो बैठा बैठा काफी सारे बंदों को कॉल लगाकर उन दोनों के बारे में पूछ रहा होता है, लेकिन सभी ने कहा है कि वो उनके पास नहीं आए। उन लोगों ने कल रात से उनको देखा भी नहीं। उसके बाद वो टीम लीडर डोंग सुक खुद ही उस अपार्टमेंट के सामने जाता है पता लगाने के लिए कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ। यहाँ पर आकर उसका एक पोस्टर पर नजर फिरता है, जहाँ पर उस पोस्टर में कार के बारे में बताया जाता है और वो कार का नंबर देख के कहता है कि ये कार तो हमारा है। आखिर वो दोनों चले कहाँ गए। वो दोनों क्या सच में तब से यहाँ पर है। वो काफी सारे बंदों को कॉल करके यहाँ पर बुलाता है और कहता है, तो चलो अंदर चलते हैं। वो लीडर सीढ़ियों के नीचे खड़ा हुआ था और उन सबको कहता है, जाओ जाकर उसको लेकर आओ। वो सबके सब दौड़ता हुआ उसके अंदर जाता है। डोंग सुक पीछे पीछे धीरे धीरे चल के आ रहा होता है, लेकिन जब वो धीरे धीरे ऊपर आकर देखता है, एक बंदा दरवाजे के बाहर सीढ़ियों में उड़कर आकर गिरता है। फिर वो डरता हुआ दरवाजे की तरफ देखता है कि कोई धीरे धीरे बाहर आ रहा है और वो और कोई नहीं, वो है सियोंग। जिसको देखने के बाद डोंग सुक का हालत खराब हो जाता है। वो नीचे बैठ जाता है। वो डरता हुआ कहता है, आखिर तुम कौन हो। सियोंग उसकी फेस पर एक जोरदार पंच थ्रो करता है, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल था। तभी सीन कट हो जाता है और नीचे दिखाया जाता है एक लेडी जो कि 2 पुलिसमैन से बात कर रही थी। पुलिसमैन कहता है, तो आपने कुछ देर पहले चिल्लाने की आवाज सुनी और उस टाइम पे बहुत सारे लोग यहाँ पर आए हुए थे जो कि देखने में गैंग मेंबर्स लग रहे थे। वो लेडी कहते, हाँ यही हुआ था और हम लोग इतने ज्यादा डरे हुए हैं कि ठीक से हम लोग कुछ दिनों से सो भी नहीं पा रहे। वो पुलिसमैन ऊपर जाता हुआ कहता है, ठीक है हम लोग जाकर चेक करके आते हैं। तभी वो दोनों ऊपर चला जाता है। ऊपर जाते वक्त वो देखता है कि एक टूटा हुआ ताला पड़ा है जो कि किसी ने पिन से खुला है। वो ऊपर जाता है, ऊपर जाकर उस दरवाजे को पीटता है और कहता है, हम लोग पुलिस है, दरवाजा खोलिए प्लीज। यहाँ पर हम लोग साफ साफ देख पा रहे कि उन दोनों के पीछे एक गड्ढा हुआ है और ये गड्ढा सियोंग की पंच की वजह से ही हुआ था। तभी दरवाजा सियोंग खोलता है और सियोंग की हाइट इतना ज्यादा लंबा था कि दरवाजे के ऊपर उसका फेस था। उसका फेस भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा। पुलिसमैन इसको देख के तो शौक होता ही है, लेकिन एक पुलिस वाला जब उसके पीछे देखता है वो सीधा अपना गन निकल लेता है। तभी दूसरा वाला पुलिसमैन कहता है, आखिर तुम ये क्या कर रहे हो। वो पुलिसमैन डरता हुआ कहता है, उसके पीछे देखो। वो पुलिसमैन जब पीछे देखता है वो देखता है कि पूरे लाशों के भंडार वहाँ पर पड़ा हुआ है। वो दोनों ही ये सब देखे पूरा ज्यादा डर जाता है और वो सियोंग की तरफ देखता रहता है। और अभी से ये मानव बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर मेरे एक्सप्लेनेशंस आप लोगों को पसंद आते हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट जल्दी आने वाला है। सो टिल देन टेक केयर एंड टाटा।